अस्पताल के जनरल वार्ड में बैठी आशा जी लगातार भारी आंखों से बिस्तर पर लेटे अपने पति राम प्रकाश जी की ओर देखती जा रही थी। मन ही मन उनकी चिंता आशा जी को खाए जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला उनके पास कोई था भी तो नहीं। दरअसल 3 दिन पहले ही राम प्रकाश जी अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे और उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उम्र भर एक अध्यापक के तौर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले राम प्रकाश जी ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी, उसका सारा पैसा उनके ऑपरेशन पर ही खर्च हो गया। और तो और कुछ पैसा कम पड़ गया तो आशा जी ने अपने गहने तक भी बेच दिए और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे जुटाए। लेकिन उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वह यह सोच सोच कर परेशान थी कि अब क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग दंपत्ति इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनका एक बेटा है आदेश, जिसे उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनकी पसंद की लड़की सोनिया से उसकी शादी करवाई। आज आदेश एक सफल व्यापारी है। उसके घर में सुख सुविधा का हर एक सामान है। नहीं है तो अपने जन्मदाताओं के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह। शादी के कुछ समय बाद ही बहू सोनिया के कहने पर बेटे ने अपने लिए एक अलग घर खरीद लिया और माँ बाप को अकेला छोड़कर वहीं रहने चले गए। अपने माता पिता के दुख सुख से अब उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। राम प्रकाश जी की चोट के बारे में आशा जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके भी बताया था और उनसे कुछ पैसों की मदद भी मांगी थी। बेटे ने औपचारिकता निभाते हुए 5,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए, लेकिन बेटा बहू में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सोच में डूबी आशा जी अचानक उठ खड़ी हुई और करीब आधा घंटा पहले पैदल चलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। बिल्डिंग में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बने हुए थे। उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। आशा जी ने उसे प्रार्थना की कि उन्हें इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहने वाले अपने बेटे आदेश से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी हालत देखकर उन्हें वहां से भगाने लगा और बोला कि आप आदेश साहब की माँ हो ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं, चली जाइए यहाँ से। लेकिन आशा जी सिक्योरिटी गार्ड से विनती करने लगी और बोली, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही आदेश की माँ हूँ। मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं और मेरे पास उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप उसे बुलाइए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड को उन पर दया आ ही गई। उसने उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर आदेश और सोनिया नाश्ता कर रहे थे। सोनिया ने फ़ोन उठाया तो गार्ड ने कहा, बाहर कोई वृद्ध औरत आपसे मिलना चाहती है और कह रही है कि वह साहब की माँ है। लेकिन उनके चेहरे और पहनावे से नहीं लग रहा था कि वह साहब की माँ है। मैंने तो उन्हें वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वह कहती है कि साहब से मिले बिना नहीं जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर सोनिया बोली, ठीक है, हम बाहर आकर देखते हैं, उन्हें अंदर मत भेजना। गार्ड से बात करने के बाद फ़ोन रख कर सोनिया अपने पति आदेश से बोली, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें फ़ोन लगा देती है तो कभी मुंह उठाए हमारे घर चली आती है। पैसे तो ऐसे मांगने चले आते हैं जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना पड़ा हो। आज आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि आज के बाद हमारे घर पर आकर हमें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाश्ता करके आदेश अपनी पत्नी सोनिया के साथ घर से बाहर आया और गेट तक पहुंचा। अपने बेटे बहू को देखकर आशा जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और सोचने लगी, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी ममता खींच लाई। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। जैसे ही वे दोनों नज़दीक आए तो आशा जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। जितने भी पैसे हमारे पास थे वह सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ लेकर आ सकूं। मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा कहते हुए आशा जी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उनका बेटा बोला, क्या माँ, 2 दिन पहले ही आपके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करवाए थे हमने, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन बेटा, जो पैसे तुमने दिए थे उतना तो अस्पताल में रहने का 2 दिन का खर्चा है।
तभी उनकी बहू बोली, अगर प्राइवेट अस्पताल का इतना ही खर्चा था तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए आप लोग? अब और पैसे हमारे पास नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। फिर आशा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा अपने पिता के बारे में कुछ तो सोचो, आखिरकार वह तुम्हारे जन्मदाता है। तो सोनिया ने कहा, माँ जी इस तरह की बातें करके हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब समझ में आता है। अब हम आपकी बातों में आकर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। बेटी बहू की बातें सुनकर आशा जी हैरान रह गई। वह लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन बहू तो बहू, बेटे को भी उन पर तरस नहीं आया और वह अपनी कार में बैठकर अपने काम पर चलता बना। बेचारी आशा जी उन दोनों का रवैया देखकर स्तंभ रह गई। निराश होकर थोड़ी देर के लिए गेट के पास ही घुटनों के बल बैठ गई और यह सोच सोच कर अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माता पिता का ही ना हो सका। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने अपने बेटे के लिए? प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद आदेश के पिता ने उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। वह नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसलिए उसके पिता ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई। उसका व्यापार शुरू करवाने के लिए अपना मकान गिरवी रखकर कर्ज उठाया, लेकिन आदेश ने वह कर्ज भी नहीं चुकाया, जिस कारण हमारा अपना मकान हमारे हाथ से निकल गया और हम किराए के घर में आ गए। और आज जब वह खूब तरक्की कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी से माता पिता को ऐसे निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल कर फेंकता है। काश अपने बेटे पर सब कुछ दांव पर लगाने से पहले हमने अपने बुढ़ापे के बारे में भी कुछ सोचा होता तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। अपने ही बेटा बहू ने आज मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, ऐसा तो कभी किसी पराये ने भी नहीं किया होगा। क्या उसे अपने माँ बाप की तकलीफ भी नज़र नहीं आई? सोच सोच कर आशा जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, जो आशा जी और उनके बेटे बहू के बीच की सारी बातें सुन चुका था, उसे इतना तो पता लग गया था कि यह बूढ़ी औरत आदेश साहब की माँ ही है। आदेश के निकल जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आशा जी को उठाकर कुर्सी पर बैठने में मदद की और कहा, माँ जी आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूँगा। कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं। तभी आशा जी बोली, बेटा मुझे 2000 भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब टटोली तो उसमें से केवल 1800 ही निकले। वो पैसे आशा जी के हाथ में देते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी फिलहाल तो मेरे पास 1800 रुपये ही हैं, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का दयापूर्ण व्यवहार देखकर आशा जी उसे आशीर्वाद देने लगी और जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आपको कहाँ जाना है? आप कहे तो मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। तभी आशा जी ने कहा, नहीं बेटा, तूने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और वैसे भी मुझे साइकिल पर बैठने में परेशानी होगी, इसलिए मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने ढेरों दुआएं दी और बोली, बेटा जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तब तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे माँ जी आप भी कैसी बातें करती है, इन पैसों से तो आपका एक दिन का भी दवाई का खर्चा नहीं निकल पाएगा। आशा जी ने अपने हाथ में लिए पैसों की ओर एक नज़र डाली और फिर अपने पल्लू से बांधकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उधर अस्पताल में रामप्रकाश जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अपने बेटे से मदद मांगने गई होगी। सोचने लगे कि बेटे ने इतने पैसे तो दे ही दिए होंगे कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ, तो दूसरी ओर पैसों की इतनी तंगी हो रही है और बेचारी आशा इस उम्र में उसे कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। अभी रामप्रकाश जी सोच ही रहे थे कि इतने में आशा जी उनके पास पहुँच गई। जैसे ही रामप्रकाश जी ने उनकी ओर देखा तो पूछने लगे, मिल आई अपने बेटे से? कुछ पैसे दिए उसने? लेकिन आशा जी का उदास चेहरा और आंसुओं से भीगी आंखें देखकर वह तुरंत समझ गए कि उनके बेटे बहू ने अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उनका नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ें भी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि रामप्रकाश जी कुछ कहते, तभी आशा जी पास रखी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली,
अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। आज हमारे बेटे ने मेरी ममता और परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुसीबत के समय उसने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ लुटा बैठे, यह सोचकर कि बुढ़ापे में यही बेटा हमें सुख भरी जिंदगी देगा। बेटे को तो हमने ऊंचाई पर पहुंचा लिया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने के बाद उसे अपने माँ बाप ही दिखाई देने बंद हो गए। आज उसके घर के बाहर खड़ी हुई मैं पैसे की भीख मांगती रह गई, लेकिन आपका बेटा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। जिस समय आशा जी रोते हुए उन्हें सारी बातें अपने पति को बयां कर रही थी, उसी समय विक्रम नाम का एक युवक उनकी सारी बातें सुन रहा था। विक्रम शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो साथ वाले पलंग पर लेटे हुए एक व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए आया था। लेकिन जब उसने वृद्ध दंपत्ति की सारी बातों को सुना तो वह उठकर उनके पास आया। उसने जैसे ही राम प्रकाश जी की ओर देखा तो देखकर हैरान रह गया। कभी राम प्रकाश जी उसके अध्यापक हुआ करते थे, जिन्हें वह भगवान की तरह पूजता था और उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करता था। उसके मुंह से अचानक निकला, अरे गुरुजी, ये आपको क्या हुआ? आपकी यह हालत कैसे हो गई? तभी राम प्रकाश जी हैरानी से बोले, बेटा तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तभी विक्रम ने उनके चरण छुए और बोला, मैं विक्रम वर्मा हूँ गुरुजी, आपका वही नालायक शिष्य जो आपकी शिक्षा के सहारे ही आज लायक बन सका है। क्या आपको याद है, मैं आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करता था? तभी राम प्रकाश जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, हाँ हाँ याद आया, तुम वही वर्मा जी के बेटे हो ना, जिनका शहर के बीचों बीच कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है। बाप रे, तुम्हारी कद काठी देखकर तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी हाँ गुरुजी, सही पहचाना आपने, लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। माफ़ कीजिएगा, पास में बैठा मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर विक्रम ने डॉक्टर के पास जाकर राम प्रकाश जी की सारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर से कह दिया कि अब उनके इलाज का सारा खर्च वो स्वयं उठाएगा। जब तक राम प्रकाश जी अस्पताल में रहे, उनके लिए तीनों वक्त का खाना विक्रम अपने घर से पैक करवा कर लाता। जब आशा जी इस सब के लिए मना करने लगी तो विक्रम बोला, आंटी जी, इतने दिनों से आप अकेले ही भागदौड़ कर रही हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो गुरुजी का ध्यान कौन रखेगा? आप बस यहाँ बैठकर उनका ख्याल रखिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। कुछ ही दिनों में राम प्रकाश जी की तबीयत अच्छी हो गई। जिस दिन राम प्रकाश जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो विक्रम उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले आया। कार में बैठे हुए राम प्रकाश जी ने विक्रम से कहा, बेटा तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किया है, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन विक्रम ने उनकी एक ना सुनी और बोला, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वे लोग विक्रम के घर पहुंचे तो विक्रम के परिवार वालों ने उनका बड़ी खुशी से स्वागत किया। विक्रम के पिताजी राम प्रकाश जी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, राम प्रकाश जी, जब विक्रम आपके पास पढ़ता था तब हमारी रोज़ मुलाकात होती थी, लेकिन उसके बाद तो हमारा मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। इधर हम लोग भी अपने बिजनेस में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि समय ही नहीं मिल पाया कभी आपसे मिलने का। आज इतने वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह मिलेंगे। राम प्रकाश जी, मुझे आज भी याद है जब विक्रम पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था। उसका ध्यान कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था। और वही जब विक्रम आपके सानिध्य में आया तो आपके कड़े अनुशासन और मार्गदर्शन ने उसके जीवन की दशा ही बदल कर रख दी। किसी भी विषय को पढ़ाने का आपका तरीका था ही कुछ ऐसा कि बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते थे। काफ़ी देर तक सब लोगों में बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। अब राम प्रकाश जी और आशा जी उनके घर में ही रह रहे थे। विक्रम का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। वहीं विक्रम ने एक कमरा राम प्रकाश जी और आशा जी को भी रहने के लिए दिया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद राम प्रकाश जी बोले, बेटा मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए हम तुम्हारे घर पर, तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके जाने की बात सुनकर विक्रम थोड़ा परेशान हो गया। इतने समय में वह इतना तो समझ चुका था
कि राम प्रकाश जी के पास जो भी पैसा था वह सब खर्च हो चुका है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद विक्रम राम प्रकाश जी से बोला, गुरुजी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है, आपके सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, फिर आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तभी राम प्रकाश जी बोले, बेटा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई छोटा मोटा काम देख लूँगा जिससे हमारे खाने पीने और दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। तो विक्रम ने कहा, गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ सोचा हूँ। अच्छा, क्या सोचा है, ज़रा हमें भी बताओ। तो विक्रम बोला, आप तो जानते ही हैं कि हमारा कपड़ों का बिजनेस है और कुछ समय पहले ही पिताजी ने एक और शोरूम भी खरीदा है जहाँ का काम मैं संभालता हूँ। अब मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बिजनेस का सारा हिसाब किताब अच्छे से रखता हो और जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सके। तो गुरुजी, मुझे इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त और कोई नज़र नहीं आता। वैसे भी आप कहीं जाकर काम करने की सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी दुकान पर आकर बैठे और दुकान का सारा हिसाब किताब देखें। विक्रम के इतना कहने पर राम प्रकाश जी अपनी पत्नी आशा जी की तरफ देखने लगे, लेकिन आशा जी को विक्रम की यह बात अच्छी लगी। वह अपने पति से बोली, देखिए जी, इस उम्र में आप ज़्यादा काम तो कर नहीं सकेंगे और फिर यहाँ आप बैठे हुए काम करेंगे और अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। राम प्रकाश जी वर्मा जी के साथ उनके कपड़े के शोरूम में बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लगे और धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने लगे। साल भर वर्मा जी के साथ काम करते करते वह उनके बिजनेस की सारी बारीकियां सीख चुके थे और अब उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी एक कपड़ों की दुकान खोली जाए, उससे हमें और भी अधिक फ़ायदा होगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही तो आशा जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, इस उम्र में अब आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं? लगता है उम्र बीतने के साथ साथ आपका दिमाग भी सटिया गया है। अरे, इस उम्र में भी नया काम खोलने जाओगे तो लोग भी हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने की सूझी है इन्हें। तो राम प्रकाश जी बोले, अरे आशा, इस बात की चिंता तुम मत करो। मैंने विक्रम से भी बात की है और उसने मुझे हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। दुकान का सारा सामान मंगवाने की जिम्मेदारी वह लेने को तैयार है। फिर मुझे भागदौड़ का ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा। एक दिन राम प्रकाश जी ने एक छोटी सी दुकान खरीद ली। विक्रम की मदद से उन्होंने कपड़ों का काम शुरू किया। राम प्रकाश जी को इस उम्र में काम करते देखा तो पड़ोसी भी बोलने लगे, राम प्रकाश जी, इस उम्र में आप बिजनेस शुरू करने चले हो, कितने साल काम करने का इरादा है? तो राम प्रकाश जी बोले, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। आशा जी भी राम प्रकाश जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगी। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर दुखी होने की बजाय बूढ़े माता पिता व्यस्त रहकर सुखी जीवन जीने लगे। धीरे धीरे राम प्रकाश जी का छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन जब आशा जी अपने पति के साथ अपनी दुकान पर बैठी थी तो उसी समय उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से जाते हुए देखा जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। उसे आवाज़ लगाई तो सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम अमन था, उसने उनकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया कि आदेश साहब की माताजी दुकान के काउंटर पर बैठी थी। जब अंदर आया तो आशा जी ने उसे राम प्रकाश जी से मिलवाया और उसे कुछ पैसे देने लगी और बोली, मुसीबत के समय जो तुमने हमारी मदद की थी वह एहसान तो मैं कभी चुका नहीं सकती, लेकिन वह पैसे लौटाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने लाख मना किया लेकिन आशा जी नहीं मानी और उसके हाथ में पैसे थमा दिए। बातों ही बातों में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, जिस कारण वह बहुत परेशानी में है। उसकी यह बात सुनते ही आशा जी और राम प्रकाश जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तो फिर सोचना कैसा, हमें भी यहाँ दुकान पर काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम आज से ही बल्कि अभी से हमारे पास रहकर नौकरी कर सकते हो। अब अमन की सारी परेशानी दूर हो गई तो वहीं अमन का साथ मिलने से राम प्रकाश जी की दुकान का काम और भी अच्छा हो गया। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होने लगा और अब राम प्रकाश जी और आशा जी की पैसों की तंगी खत्म हो गई। 2 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीद लिया और किराए के घर से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए। घर भले ही छोटा था लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था।
देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज राम प्रकाश जी और आशा जी की शादी की सालगिरह का दिन था। सुबह के समय जब आशा जी नाश्ता लगा रही थी तो राम प्रकाश जी आशा जी से बोले, आशा, आज के दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। जब तुम शादी करके आई थी तो मेरे बूढ़े माता पिता और 2 बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, क्योंकि कमाने वाला मैं इकलौता इंसान था। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हमने अपने बेटे पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी तुम्हारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और ना ही तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं और हमारे पास पैसा भी है। उम्र के इस पड़ाव में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आज तुम जो भी मांगोगी मैं वही ला कर दूंगा, राम प्रकाश जी ने इतने प्यार से कहा। तो आशा जी ने राम प्रकाश जी से कहा, आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और अब तो उम्र भी हो गई है तो कोई शौक भी नहीं रहे। राम प्रकाश जी बोले, श्रीमती जी, ख्वाहिशें उम्र नहीं देखती। इंसान बेशक शरीर से बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल को हमेशा जवान रखना चाहिए। आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। उसी समय आशा जी को वह दिन याद आ गया जिस दिन वह अपने बेटे के घर के बाहर खड़ी हुई उनसे चंद रुपयों की भीख मांग रही थी और उनका बेटा उनके सामने अपनी कार में बैठकर चलता बना था। फिर आशा जी बड़े प्यार से बोली, ठीक है, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम एक कार खरीदेंगे। आशा जी की इच्छा जानकर राम प्रकाश जी को बड़ी खुशी हुई। वह बोले, ठीक है श्रीमती जी, आज के शुभ दिन पर ही हम कार के शोरूम में जाएंगे और एक नई कार खरीदेंगे। राम प्रकाश जी की बात सुनकर आशा जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। शाम के समय राम प्रकाश जी अपनी पत्नी आशा के साथ नई कार खरीदने गए। अमन को अच्छी ड्राइविंग आती थी तो उसे अपने साथ ले गए और सबसे पहले कार में बैठकर मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। सभी ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वे लोग गरीबों की एक बस्ती के बाहर रुके। राम प्रकाश जी और आशा जी गाड़ी से निकलकर गरीबों में फल और मिठाइयाँ बांटने लगे और अमन गाड़ी से बाकी का सामान निकालने लगा। तभी ममता जी के बेटा बहू वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक आदेश की नज़र अमन पर पड़ी। उसके पास आकर बोला, अरे अमन, क्या तुमने गार्ड की नौकरी छोड़ दी है? जी सर, अब मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, किनके पास काम करते हो? सोनिया ने पूछा। तो अमन हाथ का इशारा करते हुए बोला, आप खुद ही देख लीजिए। तभी सोनिया और आदेश ने पीछे मुड़कर देखा जहां आशा जी और राम प्रकाश जी गरीबों को फल और मिठाइयाँ बांट रहे थे। यह नज़ारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा जी ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और राम प्रकाश जी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। वह दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जब सामान बांटकर जैसे ही वह अपनी कार की ओर आए तो ड्राइवर ने उन दोनों के लिए कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखते ही बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर उनके कंगाल माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वह दोनों तुरंत राम प्रकाश जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। राम प्रकाश जी और आशा जी उन्हें देखते ही हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें अनदेखा करके कार की ओर जाने लगे। तभी आदेश बोला, पिताजी ऐसा तो मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। सोनिया भी अपनी सासू माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, आप नहीं जानती माँ जी, हमें व्यापार में कितना घाटा हुआ है। इस घाटे के चलते हमने कितना कर्ज उठा लिया कि हमारा घर भी बिक गया, फिर भी हम उस कर्ज को चुका नहीं पाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मेरे तो गहने तक भी बिक चुके हैं। अब हम इस बस्ती में ऐसी हालत में रहने को मजबूर हैं। आप लोग हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटे बहू की ओर देखते आशा जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें वह दिन याद आया जब वो अपने बेटे और बहू के सामने चंद पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उनके पति अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे। लेकिन बेटा बहू ने उन्हें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बेटा तो उन्हें देख के अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चला गया था। आज आशा जी भी अपने बेटे और बहू की बातों को अनदेखा करके अपने पति राम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर कार के पास आ गए। उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, माँ, आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, हमारी मदद कर दो। लेकिन आशा जी और राम प्रकाश जी ने उनकी एक नहीं सुनी और चुपचाप जाकर अपनी कार में बैठ गए। अमन, जो इस सारी घटना का साक्षी था, आदेश के पास आया और बोला, सर, एक बात कहना चाहता हूँ।
बुरा मत मानिएगा। हम इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भुगतान करते हैं। यही इस सृष्टि का नियम है। आदेश और सोनिया उसकी बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठे थे, लेकिन अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। राम प्रकाश जी और आशा जी अमन के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, माता पिता ने अपने बेटे बहू को माफ़ ना करके सही किया या गलत, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।